नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये एक कार ड्राइवर की है जिनका नाम ओमकार है। कार चलाना बस उनका पेशा ही नहीं है, बल्कि कार ड्राइविंग उनका गुरूर और आत्मसम्मान भी है। क्योंकि कार ड्राइविंग का काम बस ओमकार ही नहीं, उनके पिता भी करते थे, जिसके बाद उन्होंने भी यही काम किया। ओमकार ने अपने पिता के ड्राइविंग छोड़ने के बाद अपने पिता की ही कार को चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस कार ड्राइविंग के पेशे में उन्हें एक ऐसी खौफनाक घटना का सामना करना पड़ा जिसने उनके पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को अब हम ओमकार के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ओमकार है और मैं एक कार ड्राइवर हूं। यह पेशा मेरे खून में है क्योंकि मेरे पिता भी एक कार ड्राइवर थे। उन्हीं से मुझे ये कार मिली है और उन्हीं के नक्शे दम पर चलते हुए मैंने भी ये काम शुरू किया। मेरे पिता अब बुजुर्ग हो चुके हैं और उन्हें डायबिटीज की बीमारी है। इस बीमारी के कारण अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाते और घर पर ही रहते हैं। उनके इलाज और घर की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ गई है। ये कार उनके जमाने से चली आ रही है और उनके बाद ये कार मेरी रोजी रोटी का जरिया बनी। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आरामदायक है। हम शहर के किनारे एक पुराने मोहल्ले में रहते हैं, जहां ज्यादातर लोग साधारण जीवन जीते हैं। मेरे पिता का नाम रघुवीर है और वो बेहद मेहनती इंसान रहे हैं। जब मैं छोटा था तो वो दिन रात ड्राइविंग करते थे ताकि हम सभी की जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन जैसे जैसे उनकी तबीयत खराब होती गई, उन्होंने काम से दूरी बना ली और कार मेरे हवाले कर दी। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हर सवारी की जान तुम्हारे हाथों में होती है। गाड़ी चलाना सिर्फ स्टीयरिंग पकड़कर सड़क पर दौड़ाना नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे पिता ने हमेशा मुझे सिखाया कि ड्राइविंग सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि इसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हर बार जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको अपनी और अपनी सवारी की सुरक्षा का ख्याल रखना होता है। सड़क पर कई तरह के खतरे होते हैं। मौसम का बदलना, सड़क की हालत, अन्य गाड़ी चलाने वालों का व्यवहार और कभी कभी तो अप्रत्याशित घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। मेरे पिता ने बताया था कि हर बार जब वो किसी लंबे सफर पर जाते थे तो सबसे पहले गाड़ी की जांच करते थे। टायर का दबाव सही है या नहीं, ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इंजन की स्थिति कैसी है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ड्राइविंग के दौरान भी हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। एक पल की गलती, एक छोटी सी चूक किसी की जान भी ले सकती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर कोई अनजान रास्ते पर जा रहे हो तो कभी भी तेज गाड़ी मत चलाओ। रात के समय तो खास तौर पर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त सड़कें शांत और सुनसान होती हैं, लेकिन खतरा कहीं ज्यादा होता है। और कभी कभी इन रास्तों पर सिर्फ इंसान ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें मिल सकती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। यही सब बातें मैं भी ध्यान में रखता हूं जब मैं गाड़ी चलाता हूं। चाहे दिन हो या रात, मैं हमेशा अपने पिता के इन सिखाए हुए नियमों का पालन करता हूं। मैं हमेशा अपने पिता के बताए हुए नियमों का पालन करता रहा, चाहे दिन हो या रात। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी में डर का ऐसा साया छोड़ दिया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। यह घटना आज से 8 साल पहले की है, जब मेरे सबसे खास दोस्त, जिसे मैं दोस्त क्या अपना भाई ही मानता था, उसके मामा की बेटी की शादी थी। उसने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा और बोला, ओमकार, तू अपनी कार लेकर आ जाना, फिर हम साथ चलेंगे। उस दिन का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। दोस्त की बहन की शादी थी तो खुशी में कोई कमी नहीं हो सकती थी। हम दोनों की यारी ऐसी थी कि एक दूसरे के बिना कोई भी खुशी अधूरी सी लगती थी। शादी वाले दिन उसने सुबह सुबह फोन करके कहा, तू कार लेकर जल्दी पहुंच जा, फिर हम मामा के गांव चलेंगे। मैंने हामी भर दी और अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद कार स्टार्ट की, जो मैंने अपने पिता से विरासत में पाई थी। यह वही कार थी जिसे लेकर मैं कई जगह जा चुका था और यह कभी धोखा नहीं देती थी। शाम को शादी की तैयारी पूरी होने के बाद हम निकलने वाले थे। गांव शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर था और रास्ता ज्यादातर सुनसान और ग्रामीण इलाकों से होकर जाता था। हम दोनों ने तय किया कि रात के वक्त निकलेंगे ताकि दिन की चिलचिलाती धूप से बचा जा सके। रास्ते में कुछ और दोस्त भी हमें ज्वाइन करने वाले थे,
लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो पहले ही दूसरी कार से निकल चुके हैं। रात के करीब 9 बजे हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे। मुझे पहले से कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम होगा। आखिरकार मैं अपने दोस्त के साथ था और शादी की खुशी में डर जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी। हम सड़क पर निकले और शुरू में सब कुछ सामान्य था। हंसी मजाक करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम गांव की तरफ बढ़ते गए, अंधेरा और घना होता गया। सड़कों पर लाइटें भी कम थीं और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। हवा में भी एक अजीब सा सन्नाटा था जो मेरे अंदर कुछ बेचैनी पैदा कर रहा था। करीब आधी रात का वक्त हो चला था जब हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद धोती और कुर्ता पहन रखा था और उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। वो गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और हमें रुकने का इशारा किया। मेरे दोस्त ने कहा, अरे कोई बुजुर्ग है, शायद रास्ता पूछना होगा। मैंने गाड़ी धीमी की और धीरे धीरे उसके पास जाकर रोकी। वो आदमी धीरे से आगे आया और बोला, बेटा मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? यहां से गांव दूर है और इस समय कोई सवारी नहीं मिलेगी। उसकी आवाज में अजीब सी करुणा और थकान थी। मेरे दोस्त ने कहा, अरे हाँ क्यों नहीं बाबा, बैठ जाइए। मैंने दरवाजा खोला और वो आदमी धीरे धीरे कार के अंदर आकर बैठ गया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई और कार के अंदर का माहौल बदल गया। मुझे उसकी उपस्थिति से कुछ गलत होने का आभास हुआ, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। हमने फिर से गाड़ी चलानी शुरू की। कुछ मिनट बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक बोल पड़ा, इस रास्ते पर अक्सर अजीब चीजें होती हैं बेटा, तुम लोग तो जवान हो, संभल कर रहना चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैंने अपने दोस्त को देखा जो अब थोड़ा परेशान दिख रहा था, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। हम सिर्फ ये चाहते थे कि वो आदमी जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंचे और हम इस माहौल से बाहर निकलें। कुछ देर तक हम चुपचाप चलते रहे और गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मैं और मेरा दोस्त दोनों ही अंदर से घबराए हुए थे, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। उस बूढ़े आदमी की मौजूदगी ने माहौल को अजीब बना दिया था, मानो किसी अनजानी ताकत ने हमें घेर लिया हो। मैंने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया और मन ही मन सोचा कि जल्दी से इस सफर को खत्म कर दूं और उस आदमी को उसकी मंजिल पर छोड़ दूं। करीब 10-15 मिनट बाद अचानक वो बूढ़ा आदमी पीछे से बोला, बेटा बस यहीं उतार दो। आवाज धीमी और गहरी थी, जिससे एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने गाड़ी धीरे से सड़क के किनारे रोकी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दिल दहल गया। पीछे वाली सीट पर अब कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी जो कुछ ही मिनट पहले गाड़ी में बैठा था, गायब हो चुका था। सीट बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही नहीं था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत अपने दोस्त की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं और वो भी चुपचाप सीट को घूर रहा था। कुछ देर तक हम दोनों पूरी तरह से स्तब्ध थे, जैसे किसी ने हमें जड़ कर दिया हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। मैंने धीरे से अपने दोस्त से पूछा, तूने भी देखा था ना, वो आदमी यहीं बैठा था? मेरे दोस्त ने बिना किसी शब्द के सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। हम दोनों के दिलों में हजारों सवाल उठ रहे थे। वो आदमी आखिर कहां गया? उसने हमें इस सुनसान जगह पर रुकने के लिए क्यों कहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आदमी वाकई में इंसान था या कुछ और? मेरे दिमाग में मेरे पिता की बातें फिर से गूंजने लगी। उन्होंने हमेशा कहा था कि रात में ड्राइव करते समय रास्ते पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए, खासकर उन जगहों पर जो सुनसान और अजीब लगती हैं। मैंने सोचा, क्या ये वही अजीब अनुभव था जिसके बारे में वो हमेशा चेतावनी देते थे? मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। अब हमारा एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाएं। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों और उसके गायब हो जाने का डर हमारे दिलों में बैठ गया था। हम जितना आगे बढ़ते गए, सड़कें और ज्यादा सुनसान होती गईं और हवा में एक अजीब ठंडक फैलने लगी, जैसे किसी अनजानी शक्ति का साया हमारे पीछे लगा हो। मेरे दोस्त ने धीरे से कहा, यार ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था।
लेकिन मैं जानता था कि अगर हम वापस जाने की कोशिश करेंगे तो हमें वही रास्ता फिर से पार करना होगा जहां वो बूढ़ा आदमी मिला था। मैंने दिल मजबूत किया और कहा, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ना अब सही नहीं है। मेरा दोस्त मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन वो भी समझ गया था कि अब वापस जाना कोई हल नहीं है। मैंने गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे कार को आगे बढ़ा दिया। रात का अंधेरा अब और घना हो गया था और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ काले साए नजर आ रहे थे। कार की हेडलाइट्स के अलावा कहीं से भी रोशनी नहीं दिख रही थी। हमें लगा जैसे हम किसी अनजानी दुनिया में आ गए हों, जहां सिर्फ डर और सन्नाटा है। जैसे ही मैं कार चला रहा था, अंदर ही अंदर मुझे भी अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वो बूढ़ा आदमी जो अचानक गायब हो गया था, उसकी छवि बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मेरा ध्यान बार बार पिछली सीट की ओर जा रहा था, मानो मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन उस डर को नकार पाना आसान नहीं था। हम लगभग 10-15 मिनट तक बिना कोई बात किए चलते रहे। मेरे दोस्त ने भी अब चुप्पी साध ली थी और उसकी निगाहें लगातार सामने की सड़क पर जमी हुई थीं। तभी अचानक कार के अंदर ठंडक बढ़ने लगी। पहले तो मैंने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब ठंड असहनीय होने लगी तो मैंने हीटर चालू किया। लेकिन हीटर चालू करने के बाद भी ठंड कम नहीं हो रही थी। कुछ देर तक हम यूं ही चलते रहे और वो अजीब ठंडक कार के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद बाहर का मौसम बदल गया है, लेकिन हीटर चालू होने के बाद भी ठंड का यूं बढ़ना समझ से परे था। मेरे मन में एक अनजाना डर बैठने लगा, लेकिन मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। अचानक मेरे दोस्त की हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो अजीब तरीके से हांफने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। वो गहरी और खाली आंखों से मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की सख्ती थी, जैसे वो कोई और ही हो। उसका चेहरा धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था और उसकी हरकतें असामान्य लगने लगी। तुझे ठंड नहीं लग रही? उसने धीरे धीरे घुटी हुई आवाज में मुझसे पूछा। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब गहराई और कठोरता थी, जैसे वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि कोई और बोल रहा हो। मुझे लगा जैसे उसकी आवाज में एक और शख्स की परछाई थी, जो बेहद डरावनी और अनचाही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तू ठीक है ना? क्या हो गया तुझे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें और तेज हो गईं और उसके हाव भाव तेजी से बदलने लगे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी उभरने लगी, जो मुझे और भी ज्यादा डराने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि जो भी ये हो रहा है वो अब सामान्य नहीं है। मेरे सामने बैठा मेरा दोस्त अब वही इंसान नहीं लग रहा था जिसे मैं जानता था। मैं पूरी तरह से घबरा चुका था। जो कुछ भी मेरे सामने हो रहा था वो मेरी समझ से परे था। मेरे दोस्त के चेहरे पर जो खौफनाक हंसी थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। उसका शरीर भी अजीब तरह से अकड़ने लगा था, जैसे उस पर किसी और की शक्ति हावी हो रही हो। तू ठीक है ना? बता क्या हो रहा है? मैंने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी पहचान में नहीं हूं। तभी अचानक वो चिल्लाया, तू मुझे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज हो। ये मेरे दोस्त की आवाज नहीं थी, ये कोई और था जो उसके अंदर बोल रहा था। मैं समझ गया कि कुछ भयानक हो रहा है। मेरे सामने बैठा मेरा दोस्त अब वही इंसान नहीं था जिसे मैं जानता था। मुझे याद आया वो बूढ़ा आदमी जो हमने रास्ते में कार में बिठाया था। क्या वो आदमी अभी भी हमारे साथ है? क्या उसने मेरे दोस्त पर कब्जा कर लिया? मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। कार चलाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर कार को सड़क पर सीधा चलाता रहा। तभी मेरे दोस्त ने अचानक से मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे लगा कि वो मेरी हड्डी तोड़ देगा। यहां से निकलना नामुमकिन है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। मैंने झट से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़, क्या कर रहा है? मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वो सिर्फ हंसता रहा, एक डरावनी और कर्कश हंसी। मुझे अब यकीन हो गया था कि इस पर किसी आत्मा का कब्जा है। वो बूढ़ा आदमी जिसने हमसे लिफ्ट मांगी थी वो इंसान नहीं था। उसके साथ कुछ भयानक था और अब वो मेरे दोस्त के शरीर के अंदर था। मुझे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि जो कुछ भी हो रहा था
वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मेरे दोस्त के शरीर में वो बूढ़ी आत्मा समा चुकी थी जिसने हमसे लिफ्ट मांगी थी। उसकी घिनौनी हंसी, बदले हुए हाव भाव और उसकी मजबूत पकड़ ने मेरे डर को और बढ़ा दिया था। मैंने तेजी से कार की स्पीड बढ़ाई, मन ही मन सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था कि हम इस भयावह स्थिति से किसी तरह बच निकलें। लेकिन कार के अंदर का माहौल और डरावना होता जा रहा था। मेरे दोस्त की आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो गई थीं और उसकी आवाज में वो बूढ़ी आत्मा पूरी तरह हावी हो चुकी थी। तुम लोग मुझे नहीं छोड़ सकते, उसने गहरी और कर्कश आवाज में कहा। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, यह शरीर अब मेरा है। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने पूरी ताकत से अपनी कलाई छुड़ाई और कार को किसी भी तरह रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया, कुछ अजीब हुआ। कार के ब्रेक काम करना बंद कर चुके थे। मेरे पैरों के नीचे ब्रेक पेडल बिल्कुल ढीला हो गया था और कार तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अब मैं पूरी तरह डर से पसीने पसीने हो चुका था। मेरे दोस्त का चेहरा बिल्कुल विकृत हो चुका था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई दानव हो। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों की सफेदी ने मेरे अंदर अजीब सी सिहरन पैदा कर दी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने दोस्त से कहा, तू जो भी है छोड़ दे मेरे दोस्त को, उसे तंग मत कर। लेकिन उस आत्मा ने एक बार फिर से जोरदार हंसी ठाका लगाया और बोला, तुम दोनों अब मुझसे बच नहीं सकते। तभी अचानक कार बेकाबू होकर सड़कों से बाहर जंगल की ओर जाने लगी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। कार खुद ब खुद चल रही थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। हम घने पेड़ों के बीच पहुंच चुके थे। चारों ओर अंधेरा और खामोशी थी, बस कार की हेडलाइट्स ही थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। मेरे दोस्त की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल में मुड़ गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। उसकी आवाज अब और ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। तभी कार अचानक से एक बड़े पेड़ के पास आकर रुक गई। मैं हड़बड़ाते हुए सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी वो आत्मा मेरे दोस्त के मुंह से चीखते हुए बोली, तुम नहीं बच सकते, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। गाड़ी में बंद मेरे दोस्त की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। अंधेरे जंगल में मेरे कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे और मेरे दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। मेरे भीतर एक ही भावनाएं चल रही थीं, डर और चिंता। मैंने दूर से गाड़ी की ओर देखा, जहां मेरे दोस्त की चीखें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार के पास वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और खामोशी ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। गाड़ी के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि कार का दरवाजा खुला हुआ था और मेरे दोस्त की हालत और भी ज्यादा बेतरतीब हो चुकी थी। वो अब पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में था। उसके शरीर में अजीब तरह की चंचलता और उथल पुथल थी। उसके चेहरे पर बेतहाशा हंसी थी और उसकी आंखें एक भयानक चमक के साथ चमक रही थीं। उसकी चीखें और आवाजें अब और भी डरावनी हो गई थीं, जैसे कोई पुरानी और खतरनाक आत्मा उसके अंदर समा गई हो। मैंने डरते हुए गाड़ी की ओर एक कदम और बढ़ाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे अंदर अपने दोस्त की फिक्र ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। रुको, मुझे कुछ करना होगा, मैंने खुद को समझाया और गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंचकर जल्दी से उसके अंदर झांका। उस आत्मा ने मुझे देखा और जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अब यह शरीर मेरा है। मैंने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और खुद को हिम्मत देने की कोशिश की। मुझे याद आया कि मेरे पिता ने मुझे कभी कहा था कि आत्मा को शांत करने का एक तरीका होता है, वो था उसकी आत्मा को उसकी शांति के साथ छोड़ देना। मुझे याद आया कि किसी ने भी किसी आत्मा को शांति से शांति प्राप्त नहीं करवाई और इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गाड़ी के इंजन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इंजन अब भी चल रहा था। मैंने देखा कि गाड़ी की बैटरी भी अपने आप खत्म हो रही थी। मुझे समझ में आ गया कि यह आत्मा अब पूरी तरह से गाड़ी और मेरे दोस्त पर नियंत्रण कर चुकी है। मैंने सोचा, अगर मैं इस आत्मा को अपने दोस्त से अलग नहीं कर पाया तो यह सब और भी भयानक हो जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा को यहां से बाहर निकालना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा मेरे दोस्त को इस हाल में देखना बहुत दर्दनाक है। जैसे ही मैंने ये कहा, आत्मा की हंसी अचानक थम गई। गाड़ी के अंदर एक चुप्पी छा गई और मुझे लगा
जैसे आत्मा ने मेरी बात सुनी हो। मैंने बाहर से ही गाड़ी को देखने की कोशिश की और अचानक देखा कि मेरे दोस्त की हालत थोड़ी बेहतर हो रही थी। उसकी चीखें धीमी हो गईं और उसके चेहरे पर डर की जगह थोड़ी राहत की झलक नजर आई। मैंने जल्दी से अपने दोस्त को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उस आत्मा को शांत करना, ताकि मेरे दोस्त की जान बच सके। मैंने उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और भगवान से प्रार्थना की कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। मुझे आभास हुआ कि आत्मा अब थोड़ी शांत हो रही थी। उसके चेहरे पर खौफ की जगह एक शांत भाव नजर आ रहा था। शायद मैंने अपनी प्रार्थनाओं और हिम्मत से कुछ असर किया था। अब गाड़ी की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। मैंने अपने दोस्त को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। रात की खामोशी अब थोड़ी कम हो गई थी और मुझे लगा कि हम इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में सफल हो सकते हैं। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। उसकी हालत अब भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी चीखें और हंसी कम हो गई थी। मैंने उसे गाड़ी से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठाया। मेरी सांसें अभी भी तेज हो रही थीं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम यहां से निकल पाए तो ये हमारी जीत होगी। मैंने देखा कि कार के अंदर पानी की बोतल पड़ी हुई थी। पानी की बोतल को लेकर मैंने तेजी से वापस लौटने की कोशिश की। कार की ओर जाते हुए अंधेरे और खामोशी ने मुझे और भी डराया। मुझे हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा सुनाई दे रहा था, जैसे हर एक सांस एक डरावनी कहानी बयां कर रही हो। मैंने गाड़ी से पानी की बोतल उठाई और वापस अपने दोस्त के पास लौट आया। अब वो पेड़ के नीचे पड़ी हुई शांत अवस्था में था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए पानी की बोतल खोली और पानी से उसके चेहरे पर छींटे मारना शुरू किया। पहले तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही पानी उसके चेहरे पर पड़ा, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसकी आंखों में थोड़ा सा होश आया, लेकिन वो अब भी भ्रमित और थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, यार सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा पानी पी ले, तुम्हें होश आ जाएगा। मैंने धीरे धीरे पानी की बोतल उसके होंठों के पास ले जाकर उसे पानी पिलाने की कोशिश की। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने एक नर्म मुस्कान के साथ मुझसे कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? उसकी बात सुनकर मेरे दिल को राहत मिली। मैंने उसे फिर से पानी पिलाया और उसके चेहरे पर ताजगी लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी स्थिति सामान्य होने लगी। उसकी सांसें भी अब स्थिर हो गई थीं और उसकी आंखों में अब और अधिक होश और शांति नजर आने लगी थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया था। अचानक सब कुछ बदल गया। मैंने उसे सांत्वना दी, अब सब ठीक है, हम यहां से जल्दी निकलते हैं। मैंने गाड़ी की ओर इशारा किया और उसे सहारा देते हुए कहा, चलो हम सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। हम धीरे धीरे गाड़ी की ओर लौटे। कार की स्थिति अब सामान्य हो चुकी थी और आत्मा की उपस्थिति कम हो गई थी, लेकिन मेरे मन में उस रात का खौफ अब भी कहीं गहरा छिपा हुआ था। मैं गाड़ी को चालू करने से पहले एक बार फिर से अपने दोस्त को देखता हूं, जिसकी हालत अब काफी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में थकावट और घबराहट का स्पष्ट संकेत था। चलो जल्दी चलो, मैंने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट किया और उसे सुरक्षित मार्ग पर ले जाने की कोशिश की। रास्ते भर मैं बार बार शीशे में अपने दोस्त को देखता रहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी स्थिति और खराब ना हो जाए। रात की खामोशी और अंधेरे से भरी सड़कें मुझे और भी ज्यादा घबराहट महसूस करा रही थी। मैं लगातार खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब सब ठीक है, लेकिन उस रात का भयानक अनुभव मेरे दिमाग में गहरा छप चुका था। हमने पूरी कोशिश की कि हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। गाड़ी की हल्की फुल्की आवाज और सड़क पर चलते हुए गड्ढों की वजह से मुझे बार बार चौंकना पड़ रहा था। हर बार जब गाड़ी थोड़ा सा हिलती या कोई अजीब आवाज आती तो मुझे लगता था कि कुछ और हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम घर की ओर बढ़ते गए। हमारे घर पहुंचने पर मैंने गाड़ी को ठीक से पार्क किया और बाहर आकर अपने दोस्त की सहायता की। स्थिर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी रात की घटनाओं का डर था। हमने घर के अंदर पहुंचते ही उसकी दवाइयां और आराम की व्यवस्था की। उसे तुरंत आराम की जरूरत थी और मैंने अपने पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। मेरे पिता, जिन्होंने कई सालों से ड्राइविंग की थी और ऐसे अनुभवों से परिचित थे, ने हमें सांत्वना दी और कहा
ऐसी घटनाएं कभी कभी होती हैं, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से संभाला। अब हमें इस बात को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पिता की सांत्वना के बावजूद मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। उस रात की भयावहता और मेरे दोस्त की हालत ने मुझे अंदर से हिला दिया था। हर पल मुझे यही डर सता रहा था कि कहीं उस बूढ़े आदमी की आत्मा फिर से मेरे दोस्त पर हावी ना हो जाए। हमने रात को आराम करने की कोशिश की, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। हर छोटी छोटी आवाज, जैसे घर में किसी चीज का गिरना या किसी के चलने की आवाज, मेरे दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। मैं हर बार जागकर अपने दोस्त को देखता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी स्थिति ठीक है और उस रात की घटनाएं दोबारा ना हों। रात भर की बेचैनी के बाद सुबह की रोशनी ने थोड़ा सुकून दिया। मैंने अपने दोस्त को देखा, जो अब भी थका हुआ और घबराया हुआ था, लेकिन उसने मेरी चिंता का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब सब ठीक है। मुझे लगता है कि उस आत्मा का असर अब कम हो चुका है। फिर भी मेरे मन की बेचैनी शांत नहीं हुई। मैं बार बार उस रात की घटनाओं को सोचता और डरता कि कहीं वो आत्मा फिर से वापस ना आ जाए। मैंने गहराई से सोचा कि शायद हमें उन स्थानों से दूर रहना चाहिए जहां ऐसी आत्माएं हो सकती हैं। मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं अपने दोस्त को एक विशेषज्ञ के पास ले जाऊं, जो इस बारे में और मदद कर सके। हमने एक धार्मिक स्थल पर जाकर प्रार्थना करने का फैसला किया। वहां के पुजारी से मिलकर हमने अपनी पूरी घटना के बारे में बताया। पुजारी ने हमें शांत रहने और भगवान की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसे सही दिशा और शांति दी जाती है। हमने पुजारी की सलाह मानी और धार्मिक विधियों का पालन किया। मैंने देखा कि इस प्रक्रिया ने मेरे दोस्त को मानसिक रूप से बहुत राहत दी। उसकी हालत में सुधार आया और उसके चेहरे पर चिंता की जगह अब एक सुकून की झलक थी। उस दिन के बाद हम दोनों ने तय किया कि हम अपनी जिंदगी को सामान्य रूप से जीने की कोशिश करेंगे। हमने रात की घटनाओं को पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत की, लेकिन उस रात का अनुभव हमेशा हमारे साथ रहा, एक याद के रूप में कि जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करना होता है। हमने एक नई शुरुआत की और हर दिन को एक नई उम्मीद और हिम्मत के साथ जीने का प्रयास किया। उस रात की भयावहता ने हमें एक सबक सिखाया कि जीवन में किसी भी असामान्य परिस्थिति का सामना करते समय हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बाद हमें एक बात का काफी अफसोस हुआ। हम जिस काम के लिए घर से निकले थे, यानी मेरे दोस्त के मामा की बेटी की शादी, उसमें हम पहुंच नहीं पाए। हमने सोचा कि इस घटना को लेकर मेरे दोस्त के मामा जी को जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि घटना उनके गांव के पास ही हुई थी। हम सीधे उनके घर पहुंचे और पूरी घटना उन्हें बताई। हमारी बात सुनकर मामा जी थोड़े चिंतित और परेशान लग रहे थे। हमने मामा जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा। मामा जी ने हमें बताया, जिस बूढ़े आदमी की तुम बात कर रहे हो, वह हमारे ही गांव का निवासी था। कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी उस जगह पर भटकती रहती है जहां उसकी मौत हुई थी। वह आत्मा अपने अकेलेपन से परेशान है और किसी भी तरह से किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। उनकी बात सुनकर हमें एहसास हुआ कि हमारी उस रात की घटना केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि उस आत्मा की परेशानियों का परिणाम थी। मामा जी ने हमें बताया कि गांव में कई लोग उस आत्मा की कहानियां सुन चुके हैं और यही वजह है कि लोग उस जगह से दूर रहते हैं। मामा जी ने हमें सांत्वना दी और बताया कि इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि हमें उस आत्मा को शांति प्रदान करनी होगी। उन्होंने हमें कुछ धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पाठ के बारे में बताया जो उस आत्मा की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। हमने मामा जी की सलाह पर अमल किया और गांव के एक मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया। इस पूजा के बाद हमें कुछ हद तक सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे आत्मा को कुछ शांति मिली हो और वह अब हमें परेशान नहीं करेगी। इस पूरे अनुभव ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी हम जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वे हमारी समझ और परिपक्वता को बढ़ाने में मदद करती हैं। हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाने और हर चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। हालांकि उस रात की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन हमने इसे एक सबक के रूप में स्वीकार किया और आगे की यात्रा में इसे एक शक्ति की तरह उपयोग किया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है
अनु गायकवाड़ है अंधेरी मुंबई से, टीना है हरियाणा से, आरतू है कानपुर से, पिंकू है असम से, मुनीश कुमार वो वाराणसी से, प्रकाश है काठमांडू से, राहुल है झारखंड से, लालू प्रसाद यादव है बिहार से, आलोक है उड़ीसा से, इमरान खान, जन्नत खान, रेहान खान और सुनीता है सिक्किम से, राजू है मणिपुर से, सुमन है हरियाणा से, रविंदर है आगरा से, नदीम उद्दीन है तेलंगाना से, सिप्पा ब्रार है बठिंडा पंजाब से, निशी है दिल्ली से, विनोद जायसवाल है कोलकाता से, राजीव कुमार सक्सेना है यूपी से, अनु गायकवाड़ है अंधेरी मुंबई से, सत्या नारायण है ओडिशा से, सीमा है महाराष्ट्र से, उमर है पाकिस्तान से, सूरज पंडित है आगरा से, किशन है गोरेगांव से और अब सबसे आखिर में सागर है असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।